तो चलिए अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है गोदावरी। तो गोदावरी से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये है गोदावरी नदी, ये है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल के कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे पहले अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की चर्चा करेंगे। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। और भारत में गंगा के बाद यदि सबसे कोई बड़ी नदी है, लंबी नदी है, तो वह गोदावरी है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। इसी कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियां हैं महाराष्ट्र से आने वाली एक दुधना नदी। कौन है? दुधना। जो दुधना नदी कहाँ से आती है? महाराष्ट्र से, जो कि बाएं तरफ में इसे मिलती है। उसके बाद पूर्णा नदी। कौन? पूर्णा। इसके बाद सबरी नदी, सबरी नदी। इसके बाद प्राणहिता। इसके बाद है कौन? प्राणहिता। प्राणहिता की दो सहायक नदियां हैं, एक है वेनगंगा और दूसरा है वर्धा नदी। तो एक है वेनगंगा और दूसरा है वर्धा नदी। ये दोनों नदियां प्राणहिता से कालेश्वरम में आकर मिलती हैं। कहाँ पे? कालेश्वरम में। प्राणहिता की एक और सहायक नदी है वेनगंगा। तो प्राणहिता की तीन सहायक नदियां हो गई, वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा नदी। वर्धा नदी और पेनगंगा प्राणहिता से कालेश्वरम में मिलती हैं। इसके बाद जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी मिलती है इंद्रावती, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी की। तो इंद्रावती नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस इंद्रावती की भी एक सहायक नदी है नारंगी नदी। कौन? नारंगी नदी। यह इंद्रावती की सहायक नदी है। इसके बाद है सबरी नदी। सबरी नदी जो है, सबरी नदी आगे मिलती है। इसकी तीन सहायक नदियां हैं। कौन? सिलेस, वलीमेरा। सिलेस और वलीमेरा सबरी नदी की सहायक नदियां हैं। और यह जो सबरी नदी है गोदावरी नदी के साथ जब मिलती है तो राजमुंडी में डेल्टा का निर्माण करती है। राजमुंडी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो बाएं तरफ से कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई? एक तो गोदावरी की, सबसे पहले गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। और निकलने के बाद इसमें बाएं तरफ से पहली मिलने वाली नदी है दुधना नदी, जो कि महाराष्ट्र से आती है। उसके बाद पूर्णा नदी, इसके बाद प्राणहिता। ये सबरी नदी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है प्राणहिता। प्राणहिता की तीन सहायक नदियाँ हैं, एक है पेनगंगा, दूसरा है वर्धा और तीसरा है वेनगंगा। पेनगंगा और वर्धा नदी प्राणहिता से कालेश्वरम में मिलती है। और इसके बाद यह जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो उस गोदावरी नदी में बाएं तरफ से सबसे बड़ी नदी मिलती है। उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती की भी एक सहायक नदी है नारंगी। कौन है? नारंगी। नारंगी। इंद्रावती की भी एक सहायक नदी है। कौन? नारंगी। और यह इंद्रावती जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद आगे में सबरी नदी मिलती है बाएं तरफ से गोदावरी में। और इसकी भी दो सहायक नदियां हैं सबरी की, सिलेस और बलीमेरा। सिलेस और बलीमेरा। और उसके बाद यह सबरी नदी गोदावरी में जहां मिलती है वहां पे राजमुंडी में डेल्टा का निर्माण करती है। राजमुंडी में डेल्टा का निर्माण करती है। अब दाहिने तरफ से गोदावरी में मिलने वाली पहली नदी है प्रवरा, दूसरी नदी है मूला, तो उसके बाद मंजीरा। इसी मंजीरा पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। और उसके बाद सबसे अंतिम में मिलता है मानेर नदी। कौन? मानेर। इंपॉर्टेंट है मानेर नदी। तो दाहिने तरफ से मिलने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन हैं? प्रवरा नदी, मूला नदी, मंजीरा नदी। इसी मंजीरा पर निजाम सागर बांध बना है
और उसके बाद मानेर नदी। और गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, जो कि गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद याद रखेंगे कि ये जो गोदावरी है इसी के किनारे नासिक शहर बसा है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का नासिक शहर इसी गोदावरी नदी के किनारे बसा है। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध बना है? जायकाबाड़ी बांध, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग बांध और परियोजना के बारे में देख सकते हैं। तो गोदावरी नदी पर जायकाबाड़ी बांध बना है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये तो था गोदावरी नदी तंत्र। अब हम लोग गोदावरी नदी के बारे में देख लें। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसी कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, इसी कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। साथ ही साथ यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कौन? गोदावरी। इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखेंगे, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। वृद्ध गंगा का मतलब क्या होता है? पुरानी गंगा। क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं वे नवीन होती हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वे पुरानी होती हैं। इसी कारण गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर से होता है। अभी हमने देखा महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर से होता है। इस नदी की लंबाई 1495 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर, 1495 किलोमीटर है। गोदावरी नदी सभी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। अर्थात जितनी सारी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? तो इसी गोदावरी नदी का है। अर्थात प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा नदी कौन है? गोदावरी है। गोदावरी नदी की मुख्य द्रोणी जो है वह मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और जबकि 50% भाग कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो इसकी 50% जो हिस्सा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। बाकी जो द्रोणी है अर्थात कहाँ कहाँ बहती है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। इसके बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं दुधना, पूर्णा, प्राणहिता। तो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन हैं? दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। जबकि दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं प्रवरा, मूला, मंजीरा और मानेर। तो दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सभी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। जबकि दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं प्रवरा, मूला, मंजीरा और मानेर। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इंद्रावती गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इंद्रावती की सहायक नदी है नारंगी। तो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? इंद्रावती, और इंद्रावती की भी एक सहायक नदी है नारंगी। प्राणहिता की 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन? पेनगंगा, वर्धा और बेनगंगा। प्राणहिता की 3 सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वर्धा और बेनगंगा। पेनगंगा और जो वर्धा हैं वे प्राणहिता से कहाँ पे मिलती हैं? तो कालेश्वरम में मिलती हैं। तो पेनगंगा और वर्धा कालेश्वरम में प्राणहिता से जाकर मिलती हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी ऐसी नदी है जो आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री में डेल्टा का निर्माण करती है। अभी हमने बताया जहाँ पे यह इंद्रावती नदी मिलती है तो वहाँ पे क्या बनाती है? राजमुंड्री में, आंध्र प्रदेश के राजमुंड्री में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। राजमुंड्री में डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथ ही साथ 1465 किलोमीटर, लगभग इसे 1500 माना जाता है। तो 1465 किलोमीटर लंबाई की यह नदी तेलंगाना के नांदेड़
और भद्राचलम और बसेर छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? तेलंगाना के नांदेड़, भद्राचलम और छत्तीसगढ़ के बसेर से। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश में भी गुजरती है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी गुजरती है। ये तो था हमारा कौन? गोदावरी नदी। अब हम लोग देखते हैं महानदी। उड़ीसा की एक बहुत बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है कौन? महानदी। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। तो यह भी एक बड़ी नदी तंत्र बनाती है कौन? महानदी तंत्र। इसीलिए इसे भी हम लोग महानदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी नदी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस महानदी के बारे में। सबसे पहले यह महानदी कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। तो यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम लोग सभी नदियों को जो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं डिस्कस करते जा रहे हैं। तो रायपुर छत्तीसगढ़ कहाँ से निकलती है? यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जिसे धूमंतजी भी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पहाड़ी से यह निकलती है, जिसे धूमंतजी भी कहते हैं, इस सिहावा पहाड़ी को। और इसमें इसकी लंबाई कितनी है? तो 815 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है महानदी की 815 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और यह छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जिसे धूमंतजी भी कहते हैं। और यह कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पे? कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसी कारण जो कटक है वह इसी महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो पूछा जाता है कटक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे, याद रखेंगे। सबसे पहले बाएं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी। इसके बाद कौन नदी है? शिवनाथ नदी के बाद हंसदेव नदी। हंसदेव नदी, याद रखेंगे, हंसदेव नदी। इसके बाद है मंड नदी। कौन है? मंड नदी। इसके बाद है ईब नदी। कौन है? ईब नदी। यह ईब नदी महानदी के पास जाकर भारत की सबसे बड़ी बांध, जिसका नाम है हीराकुंड बांध, तो महानदी बनाता है इसी ज्वाइंट पर। कौन बांध? हीराकुंड बांध। यहीं पे बनाया गया है महानदी पर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी बांध परियोजना है। ईब नदी जहाँ पर जाकर महानदी में मिलती है, तो इसी महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी बांध परियोजना है। उसके बाद है ब्राह्मणी नदी। कौन है? ब्राह्मणी नदी। फिर बैतरणी नदी, फिर है बैतरणी नदी। इसके बाद है यहाँ पे कटक के समीप राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। कहाँ पे? जिसे पारादीप कहते हैं। यहाँ पे एक प्रकार का बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहते हैं, जो कि इसी महानदी पर है। इसी महानदी पर आगे जाकर पारादीप, उड़ीसा के पारादीप में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 बनाया गया है। और यह उसके आगे जाकर कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। दाएं तरफ से मिलने वाली महानदी में कौन कौन है? जोंक नदी, ओंग नदी और तेल नदी। जोंक नदी, ओंग नदी और तेल नदी, ये सभी दाएं से मिलने वाली नदियां हैं। जोंक, ओंग और तेल। तो बाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, मंड नदी, ईब नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, ये सभी बाएं तरफ से मिलती है। और यह कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पहाड़ी, जिसे धूमंतजी कहते हैं। और आगे जाकर यह राष्ट्रीय जलमार्ग इस पर 5 है। कहाँ पे? उड़ीसा के पारादीप में। उड़ीसा के पारादीप में बंदरगाह है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहते हैं। और दाएं तरफ से कौन कौन नदी इससे मिलती है? तो जोंक, ओंग और तेल। जोंक, ओंग और तेल। और आगे जाकर कटक के समीप यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी कारण कहा जाता है कि कटक जो है वह महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक शहर किस नदी के किनारे है? तो महानदी किनारे। अब इसे हम लोग डिस्कस कर लें, इस महानदी को। तो महानदी को हम लोग डिस्कस करें तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है और उड़ीसा से में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है
और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की जो लंबाई है वह 851 किलोमीटर है। कितना है? 851 किलोमीटर। याद रखेंगे, ये 815 नहीं है, 851 कर देंगे इसे। तो इस नदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है, इस नदी की लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। अब है कि महानदी की अपवाह द्रोणी जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। तो महानदी की अपवाह तंत्र कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। जबकि इसकी जो 50% हिस्सेदारी है वह कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। इसकी 50% हिस्सेदारी आंध्र प्रदेश में है। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। महानदी की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदेव, मंड और ईब। तो महानदी की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन है? शिवनाथ, हंसदेव, मंड और ईब। जबकि दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं जोंक, ओंग और तेल। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, अभी हमने देख लिया। ईब नदी और महानदी के संगम के पास महानदी के द्वारा भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना हीराकुंड परियोजना है। तो ईब नदी जहाँ पे महानदी से मिलती है तो उसके संगम के पास महानदी के द्वारा भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना जिसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना है। महानदी उड़ीसा के कटक में एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो उड़ीसा के कटक में एक डेल्टा का निर्माण करती है कौन? महानदी। याद रखेंगे। तो ये तो था महानदी तंत्र, इम्पॉर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं दक्षिण भारत की एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी जो है यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से जोरगांव, जिसे हम लोग सतारा के जोरगांव से निकलती है। तो यह जो हमारा कृष्णा नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर में महाराष्ट्र के सतारा में स्थित जोरगांव से निकलती है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर के महाराष्ट्र में स्थित सतारा के जोरगांव से निकलती है। और यह जो महाबालेश्वर है यह कितना ऊंचाई है इसका? तो समुद्र तल से यह 1337 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से यह 1337 मीटर ऊंचा है। तो वहाँ से निकलने के बाद यह कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर। इस कृष्णा नदी की जो लंबाई है वह 1401 किलोमीटर है। इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ 3 हैं। कौन? एक है भीमा नदी, दूसरा है मूसी नदी और तीसरा है मुनेरू नदी। तो भीमा नदी, मूसी नदी और मुनेरू नदी, ये 3 जो नदियां हैं कृष्णा की, ये बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो बाएं तरफ से मिलने वाली कृष्णा की 3 सहायक नदियां कौन कौन है? भीमा नदी, मूसी नदी और मुनेरू नदी। इसी मूसी नदी के किनारे कौन है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। अब इस भीमा की भी 2 सहायक नदियां हैं, एक मानसी और दूसरा है नीरा। एक मानसी है और दूसरा नीरा है जो कि भीमा की सहायक नदियां हैं। अब दाएं तरफ से कौन कौन नदी मिलती है कृष्णा नदी में? तो कोयना नदी। कोयना नदी जो है यह महाराष्ट्र की एक बहुत अच्छी नदी है, पवित्र नदी कही जाती है, जहाँ पे कोयना नदी बांध परियोजना है। इसके बाद है पंचगंगा, इसके बाद है पंचगंगा, इसके बाद है दुग्ध गंगा। कौन है? दुग्ध गंगा। इसके बाद है घाट प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। उसके बाद है वर्धा, वर्धा नहीं है, वर्धा नदी है, वर्धा। तो वर्धा और वर्धा में कन्फ्यूजन नहीं होना है। वर्धा कहाँ पे है? तो गोदावरी की नदी है, जबकि वर्धा किसकी नदी है सहायक? तो कृष्णा। इसके बाद है तुंगभद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा की, तुंगभद्रा नदी।
यह तुंगभद्रा दो नदियों से मिलकर बना है, तुंग और भद्रा। तुंग और भद्रा याद रखेंगे। तो कौन कौन सी दाहिने तरफ से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदियां हैं? तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जब आएंगे तो एक है कोयना नदी, उसके बाद है पंचगंगा, उसके बाद है दुग्धगंगा, उसके बाद है घाट प्रभा, उसके बाद है माल प्रभा, इसके बाद है वर्धा नदी, इसके बाद है तुंगभद्रा नदी। अब तुंगभद्रा के बारे में यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा दो नदियों से मिलकर बना है, एक तुंग और दूसरा भद्रा। जो तुंग नदी है वह पश्चिमी घाट पहाड़ी की गंगा मूल चोटी से निकलती है। कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक की पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से निकलती है तुंग नदी। जबकि इसी कर्नाटक के फाडूर पहाड़ी से निकलती है कौन? भद्रा नदी। और आगे जाकर यह मिल जाती हैं और बनती है तुंगभद्रा नदी। तो कर्नाटक की पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से निकलती है कौन? तुंग नदी। जबकि इसी कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ी के फाडूर से निकलती है कौन? भद्रा नदी। और आगे जाकर तुंगभद्रा नदी बन जाती है और यह उसके बाद तुंगभद्रा नदी कृष्णा में जाकर मिल जाती है। एक बात याद रखेंगे कि विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा है। तो याद रखेंगे कि यह जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर है वह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा नदी, अभी हमने बताया। और हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है। कौन? हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई है 331 किलोमीटर। तुंगभद्रा नदी की लंबाई है 331 किलोमीटर और इसकी भी सहायक नदियां हैं। कौन कौन? इसकी भी सहायक नदियां कौन कौन हैं? तो एक है कुमुदवती, उसके बाद है वर्धा, मंगारी और हिंद। तो तुंगभद्रा की भी सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मंगारी और हिंद, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और तुंगभद्रा की लंबाई है 331 किलोमीटर और यह कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कौन नदी? तो इसके बाद हम लोग आते हैं कावेरी नदी पर। यह भी इम्पॉर्टेंट रिवर है प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है कौन? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले यह कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलता है? तो सबसे पहले कृष्णा नदी के बारे में हम लोग डिटेल देख लें। कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित सतारा जिले के महाबालेश्वर के पास जोरे गांव से निकलती है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित सतारा जिले के महाबालेश्वर के पास जोरे गांव से निकलती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 801 किलोमीटर है। 801 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। इस नदी की प्रमुख द्रोणी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस नदी की द्रोणी कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यह नदी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में डेल्टा का निर्माण करती है। तो यह जो नदी है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी सारे हम लोगों ने डेल्टा बनाने वाले नदियों के बारे में पढ़ा, दिमाग में नोट कर लेंगे। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी डेल्टा का निर्माण करते हैं। ब्रह्मपुत्रा, गंगा। इस नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बांध परियोजना है, जिसका लाभ किसे है? तो हैदराबाद को मिलता है। तो इस कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर नदी बांध परियोजना है जिसका लाभ केवल किस शहर को है? तो हैदराबाद शहर को मिलता है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो वो है कृष्णा।
कृष्णा नदी की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं नीरा, मानसी, भीमा, मूसी और मुनेरू। तो कृष्णा नदी की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं कौन कौन? नीरा, मानसी, भीमा, मूसी और मुनेरू। नीरा और मानसी भीमा की सहायक नदियां हैं। जो नीरा और मानसी हैं ये भीमा की सहायक नदियां हैं। नीरा और मानसी किसकी सहायक नदियां हैं? तो भीमा की। दाएं तरफ से कृष्णा से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन हैं? तो दाएं तरफ से कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन हैं? तो कोयना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, वरदा, तुंगभद्रा। तो दाएं तरफ से कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन हैं? तो कोयना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, वरदा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की भी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा की भी सहायक नदियां हैं कौन कौन? एक है तुंग और दूसरा है भद्रा। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब हम लोग आते हैं कावेरी नदी तंत्र पे। इंपॉर्टेंट है कावेरी नदी तंत्र। तो सबसे पहले देखें कि यह कावेरी नदी निकलती कहाँ से है। तो कावेरी नदी जो है वह पश्चिमी घाट के ताल कावेरी, जिसे कावेरी कुंड कहते हैं, इसे ब्रह्मगिरी या कर्नाटक के कुर्ग जिला में ब्रह्मगिरी, जिसे पुष्पगिरी भी कहते हैं, तो वहाँ पर स्थित पश्चिमी घाट के ताल कावेरी या कावेरी कुंड से निकलती है। तो यह पश्चिमी घाट से निकलती है कौन? कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिला में। कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित ब्रह्मगिरी, जिसे पुष्पगिरी भी कहते हैं, तो वहाँ के ताल कावेरी या फिर कावेरी कुंड जिसे कहते हैं, तो वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकलती है। और इस कावेरी कुंड, इस ब्रह्मगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 1341 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1341 मीटर है। याद रखेंगे किसकी? तो ताल कावेरी या कावेरी कुंड की, या फिर यूँ कहें तो ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की, जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में पड़ता है। वहाँ से यह निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कैसे कैसे आता है? तो यह आता है कावेरी नदी और इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब है कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले बाएं तरफ से देखें तो बाएं तरफ से है हंसी नदी। बाएं तरफ से है कौन कौन? हंसी नदी। उसके बाद है हेमावती नदी। कौन? हेमावती नदी। इसके बाद है सिमसा नदी। कौन? सिमसा नदी। याद रखेंगे। तो उसके बाद कौन है? उसके बाद है सिमसा नदी। उसके बाद है अरकावती नदी। अरकावती नदी के बाद है तुरना नाने। तुरना नाने मुठ्ठे नदी। तुरना नाने मुठ्ठे नदी। और यही तुरना नाने मुठ्ठे नदी जहाँ पे मिलती है तो ग्रेड ए निकट बांध है। यहाँ पे क्या है? तो ग्रेड ए निकट बांध है यहीं पे। तो याद रखेंगे कि यह जो हमारी कावेरी नदी है कहाँ से निकलती है? तो यह कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले, पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पर्वत से ताल कावेरी या कावेरी कुंड से निकलती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर है। और इससे कौन? बाएं तरफ से निकलने वाली नदियाँ, मिलने वाली नदियाँ हैं हंसी नदी। कौन? हंसी नदी। उसके बाद है हेमावती नदी। उसके बाद है सिमसा नदी। उसके बाद है अरकावती नदी। इसके बाद है तुरना नाने मुठ्ठी नदी। तुरना नाने मुठ्ठी नदी जहाँ पे कावेरी नदी से मिलती है वहाँ एक बांध परियोजना है जिसका नाम है ग्रैड ए निकट बांध। कौन है? ग्रैड ए निकट बांध। इसके बाद है दाहिने तरफ से मिलने वाली कौन कौन नदी है? तो दाहिने तरफ से कौन कौन नदी मिलती है? याद रखेंगे दाहिने तरफ से कावेरी नदी में कौन कौन मिलती है? एक है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ नदी। उसके बाद है काबिनी नदी। कौन? काबिनी नदी। इसके बाद है स्वर्णावती नदी, स्वर्णावती नदी। इसके बाद है भवानी नदी, भवानी नदी। नोइल नदी। कौन? नोइल नदी।
और सबसे अंतिम में मिलती है कौन? अमरावती नदी। अमरावती नदी याद रखेंगे, अमरावती। तो दाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन नदियां हैं? कावेरी नदी से लक्ष्मण तीर्थ नदी, काबिनी नदी, स्वर्णावती नदी, उसके बाद भवानी नदी, उसके बाद है नोइल नदी, और सबसे अंतिम में मिलती है अमरावती नदी। अमरावती नदी, और इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन? तो कावेरी नदी। एक बात याद रखेंगे कि जो तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली है, तमिलनाडु का जो तिरुचिरापल्ली है और कर्नाटक का श्रीरंगपट्टम है, ये दोनों कावेरी नदी के किनारे बसे हैं। तो तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण शहर है तिरुचिरापल्ली, और उसके बाद कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण शहर है श्रीरंगपट्टम, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। कौन? श्रीरंगपट्टम। तो यही श्रीरंगपट्टम और तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली दोनों इसी कावेरी नदी के किनारे क्या हैं? तो बसे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इस कावेरी नदी को डिस्कस कर लें। तो कावेरी नदी जो है पश्चिमी घाट में स्थित, कावेरी नदी पश्चिमी घाट में स्थित कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसे पुष्पगिरी पर्वत भी कहते हैं, तो इस पुष्पगिरी पर्वत के कावेरी कुंड से निकलती है। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट में स्थित कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसे पुष्पगिरी पर्वत भी कहा जाता है, तो इस पुष्पगिरी पर्वत के कावेरी कुंड से निकलती है। कहाँ से? कावेरी कुंड से, जिसे ताल कावेरी भी कहा जाता है। कावेरी नदी तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो कावेरी नदी तमिलनाडु के कुडलूर से बहते हुई, कुडलूर के दक्षिण से बहती हुई कहाँ पे जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी की मुख्य द्रोणी कौन कौन है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, थांडा और पुडुचेरी। तो कावेरी नदी की मुख्य द्रोणी कौन कौन है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मांडा और पुडुचेरी, अर्थात इन सभी इलाकों से होकर कावेरी नदी क्या होती है? तो बहती है। कावेरी नदी के बारे में एक बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत में सालों भर पानी से भरी रहती है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12मासी है, अर्थात पूरे वर्ष यहाँ पे क्या होती है? तो पानी भरा रहता है, क्योंकि आते और जाते दोनों मानसून में इसे वर्षा मिलती है। इसी कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12मासी नदी है। 12मासी नदी का मतलब है कि पूरे वर्ष यह पानी से भरा रहता है, क्योंकि इसमें आती हुई मानसून और जाती हुई मानसून दोनों में पर्याप्त वर्षा के कारण इसमें जल भरा रहता है। क्योंकि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे जलवायु के बारे में तो देखेंगे क्या कि भारत की जब मानसून समाप्त होती है, तो मानसून समाप्त होने के समय सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो तमिलनाडु में। तो इसी कारण यह कावेरी नदी क्या होती है? तो पानी से भरा रहता है। इसी कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा। इसी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, श्रीरंगपट्टम द्वीप है और शिव समुद्रम द्वीप भी है। तो इसी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम द्वीप है, साथ ही साथ श्रीरंगपट्टम द्वीप भी हैं। कावेरी नदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कावेरी नदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट कहाँ पे गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई नदी है तो नर्मदा और ताप्ती हैं, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदियां में सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी नदियां हैं। अब देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी में तो इस तरह से आती थी, पश्चिम से पूर्व की ओर।
और बायां जो छोर था वो इधर था और दायां छोर इधर होता था। लेकिन जब ये नदियां अरब सागर में गिरेंगी, चूंकि भारत के यह इस छोर पे है अरब सागर, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इधर से आएंगी और इधर की ओर गिरेंगी, अर्थात ये पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगी। तो इनका जो बाएं साइड होगा वह बाएं साइड हो जाएगा इधर, अर्थात ये नदियाँ ऐसे आएंगी और बाएं साइड हो जाएगा इधर और दाहिना साइड हो जाएगा इधर। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हम लोग सबसे पहले देखें कि यह जो है नर्मदा नदी, यह निकलती कहाँ से है। तो नर्मदा नदी जो है वह अमरकंट समुद्र सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। किससे? अमरकंटक। याद रखेंगे कि दो नदियां, एक सोन और नर्मदा, ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक से यह निकलती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1312 मीटर। तो इस जहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, अमरकंटक की ऊंचाई उसकी कितनी है? 1312 मीटर। याद रखेंगे 1312 मीटर। अब यह जो नर्मदा नदी है यह कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसकी बाएं सहायक नदी और दाएं सहायक नदी कौन कौन है इसे हम लोग देखें, और इसके बाद यह अरब सागर अर्थात खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। तो यह अमरकंटक से निकलने के बाद यह बहते बहते कहाँ पे चली गई? तो खंभात की खाड़ी अर्थात जिसे अरब सागर कहते हैं वहाँ पे जाकर गिर गई। अभी तक हम लोग देख रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अब हम लोग देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अर्थात खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। अब इसके दाहिनी तरफ से मिलने वाली कौन कौन नदियाँ हैं? तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है ओरसांग नदी। कौन है? ओरसांग नदी। यह है ओरसांग नदी, याद रखेंगे। दाहिने तरफ से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। इसके बाद है बारना नदी। कौन है? बारना नदी। यह दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी है। किसमें? तो यह मिलती है नर्मदा नदी में। इसके बाद है कोलार नदी। कोलार नदी, इसी कोलार नदी पर कोलार नदी बांध परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलार नदी पर कोलार नदी बांध परियोजना है और यह कोलार नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। इसके बाद है चंद्रकेसर नदी। चंद्रकेसर नदी नर्मदा की एक और सहायक नदी है, चंद्रकेसर नदी। इसके बाद है हथिनी नदी। कौन है? हथिनी नदी। तो दाहिने तरफ से मिलने वाली नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो ओरसांग नदी, या किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर हम लोग आ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ओरसांग नदी है, बारना नदी, कोलार नदी, इसी कोलार नदी पर कोलार नदी बांध परियोजना है। इसके बाद है चंद्रकेसर नदी और हथिनी नदी, जो कि दाहिने तरफ से मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। कौन? हथिनी नदी। इसके बाद बाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन नदी है? तो बाएं तरफ से यदि हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो सबसे पहला नदी है बरनार नदी। कौन है? बरनार नदी। इसके बाद है बंजर नदी। कौन है? बंजर नदी। इसके बाद है शेर नदी। शेर नदी को लेकर एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, शेर नदी। उसके बाद है शक्कर नदी। शक्कर नदी। उसके बाद है तवा नदी। कौन है? तवा नदी। और सबसे पश्चिमी छोर पर दाहिने तरफ बाएं तरफ से कौन मिलती है? तो वह है छोटी तवा नदी। याद रखेंगे। तो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन है नर्मदा नदी की? तो बरनार नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, तवा नदी और छोटी तवा। एक बात याद रखेंगे कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर जिला है इसी नर्मदा नदी के किनारे बसा है। नर्मदा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा अर्थात धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जो नर्मदा नदी है वह भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा, जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं या कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं, तो उसका निर्माण करती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच
एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली। अब ये भ्रंश घाटी क्या है, तो इसे हम लोग समझ लें। अचानक से यह जो पहाड़ है, यह जो पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच में अचानक यह क्या हो जाता है, तो यह इलाका धंस जाता है। यह इलाका धंस जाता है और उसके बाद यहाँ से नदियाँ निकलने लगती हैं। तो इसी दो पहाड़ के बीच में जब उन पहाड़ों के बीच की भूमि धंस जाती है और उनसे होकर कोई नदी निकल जाती है, तो इसे ही हम लोग रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी कहते हैं। तो नर्मदा क्या बनाती है, तो कहाँ कहाँ पे, विंध्याचल पर्वत और उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, याद रखेंगे। और नर्मदा नदी याद रखेंगे, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नर्मदा नदी को डिटेल में देखें। हालांकि नर्मदा नदी के बारे में सारे चीज़ हम लोग चित्र के माध्यम से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में देखें कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, द नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। तो अभी हमने देखा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी समुद्र तक पहुंचने के क्रम में बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण भी करती है। तो यह नर्मदा नदी समुद्र तक पहुंचने के क्रम में बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का भी निर्माण करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है और वहाँ पर एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो याद रखेंगे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों में गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है और वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सा धुआंधार जलप्रपात का? नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियाँ क्या हैं, तो छोटी छोटी हैं। नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियाँ छोटी छोटी हैं और इनमें अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती हैं। अर्थात समकोण पर, अर्थात नर्मदा नदी यदि ऐसे गुजर रही है तो सब सीधे सीधे आती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। मुख्यतः यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है, लेकिन गुजरात के कुछ भागों में स्थित है। इसी नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा सरदार पटेल की विशाल मूर्ति स्टैचू बनाई गई है। सरदार पटेल की इसी नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। कहाँ पे? गुजरात में सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है और इसी सरदार सरोवर बांध के किनारे सरदार पटेल की विशाल मूर्ति भी बनाई गई है। नर्मदा नदी में बहुत कम अवसाद होता है, इसलिए यह एस्चुअरी नदी का जल समुद्र में जाने का माध्यम है, उसका निर्माण करती है। तो हम लोग आगे देखेंगे एस्चुअरी क्या है और डेल्टा क्या है। एस्चुअरी और डेल्टा के बारे में, एस्चुअरी का मतलब होता है क्या? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख एक प्रकार का नदी का जल समुद्र में जाने का एक माध्यम है। तो एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो अभी तक हमने जितने सारे नदियों को देखा सभी डेल्टा का निर्माण कर रही थी, लेकिन यह जो नर्मदा है यह एस्चुअरी अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जो है यह बहुत कम अवसाद होती है इसमें, इसीलिए यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी मतलब नदी का जल समुद्र में जाने का एक माध्यम है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा ऊंचाई ज़्यादा है, इसीलिए नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और फिर डेल्टा का निर्माण नहीं करती और अरब सागर में गिर जाती है। तो याद रखेंगे, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अभी हमने बताया किस चीज़ का निर्माण करती है, तो एस्चुअरी का निर्माण करती है।
और फिर अरब सागर में गिर जाती है। क्यों क्यों क्यों? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और पूर्व में जो ऊंचाई है वह पश्चिम की अपेक्षा क्या है, तो ज़्यादा है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वह है नर्मदा नदी। दक्षिण अरब सागर में और कौन नदियाँ गिरती है, तो सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या है, अरब सागर में गिरती है, हमने इसे पढ़ा भी है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की मुख्य द्रोणी कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो नर्मदा नदी की मुख्य नदी द्रोणी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। याद रखेंगे, अभी हमने बताया भ्रंश घाटी दो पहाड़ों के बीच की धंसी हुई भूमि। तो नर्मदा नदी क्या बनाती है, भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। सरदार सरोवर जल परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और गुजरात को है। तो अभी हमने क्या बताया कि सरदार सरोवर जल बांध परियोजना है इसी नर्मदा नदी पर, और इससे लाभ किसे किसे है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को है। नर्मदा नदी की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं छोटी तवा, तवा, शक्कर, शेर, बंजर और बरनार। तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, छोटी तवा, तवा, शक्कर, शेर, बंजर और बरनार, ये सभी नर्मदा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। इसके बाद नर्मदा नदी की दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन हैं, तो हथिनी, चंद्रकेसर, कोलार, बारना और ओरसांग। कोलार नदी पर कोलार बांध परियोजना है। कौन सा, कोलार नदी पर कोलार बांध परियोजना है। तो दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन है इस नर्मदा नदी में, तो कौन कौन है, हथिनी, चंद्रकेसर, कोलार, बारना, ओरसांग, याद रखेंगे। और कोलार नदी पर कोलार नदी बांध परियोजना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कौन, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, अभी हमने देखा कौन नदी, नर्मदा, और अब हम लोग देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। यह भी नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ताप्ती नदी, जिसे तापी भी कहते हैं, तो ताप्ती को तापी नदी भी कहते हैं। तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी के महादेव पर्वत श्रेणी, जिसे क्या मुल्ताई भी कहते हैं, तो वहाँ से निकलती है। तो ताप्ती या तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी के महादेव पर्वत श्रेणी, जिसे मुल्ताई कहते हैं, वहाँ से निकलती है। ताप्ती नदी की मुख्य द्रोणी कौन कौन है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अर्थात यह 3 स्टेट में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इस नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। अरब सागर में गिरने वाली यह दक्षिण भारत की नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा के बाद अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियों में यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और सबसे बड़ी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, तो वह है नर्मदा। तो नर्मदा नदी के बाद अरब सागर में गिरने वाली यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन, ताप्ती या तापी। नर्मदा के बाद ताप्ती भी खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में गिरती है, याद रखेंगे। तो नर्मदा नदी के बाद ताप्ती भी खंभात की खाड़ी और जिसे अरब सागर भी कहते हैं, तो वहाँ पे गिरती है। गुजरात का शहर तापी नदी के किनारे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात का जो सूरत शहर है वह किस नदी के किनारे है, तो इसी ताप्ती नदी के किनारे है। तो गुजरात का सूरत शहर इसी ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ताप्ती की सहायक नदी कौन है, तो पूर्णा है। तो पूर्णा जो है वह ताप्ती की एक सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। अब है क्या, एक नोट है, याद रखेंगे। एक नोट है कि अरब सागर और पश्चिमी घाट का तटीय मैदान बहुत ही संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाइयाँ बहुत ही कम है। तटीय अर्थात जो समुद्र के किनारे नदियाँ बहती हैं,
तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के तटीय मैदान बहुत ही संकीर्ण हैं अर्थात पतले हैं, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाइयाँ बहुत ही कम होती है। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ कौन कौन है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों में है लूनी, साबरमती, माही, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावली, पेरियार, भरतपुछा। तो पूर्व से बहने वाली अन्य नदियों में है लूनी, साबरमती, माही, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावली, पेरियार और भरतपुछा। अब हम लोग देखते हैं साबरमती के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, साबरमती के किनारे ही महात्मा गांधी का आश्रम था। कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। तो साबरमती के बारे में देखें तो यह अरावली पर्वत श्रेणी के कहाँ पे है? जो कि राजस्थान में है। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित छेबर झील, जिसे जैसामंद झील भी कहते हैं, जैसामंद झील से निकलती है। तो यह जो साबरमती नदी है राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत में स्थित छेबर झील, जिसे जैसामंद भी झील भी कहते हैं, तो वहाँ से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 716 किलोमीटर है। तो इस साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? तो 716 किलोमीटर। यह नदी अरब सागर अर्थात खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो यह नदी जो है साबरमती अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात का अहमदाबाद शहर इसी साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पे महात्मा गांधी का आश्रम है। तो गुजरात का अहमदाबाद शहर इसी साबरमती के किनारे स्थित है। साबरमती की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? वकाल, हाथमती, वभाक। तो याद रखेंगे 3 सहायक नदियाँ हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं। किसे? साबरमती को। तो वत्राक, हाथमती और वकाल। याद रखेंगे, वकाल, हाथमती और वत्राक। जबकि दाएं तरफ से इस साबरमती में कौन कौन सहायक नदी है? एक ही नदी है, सेई नदी। तो दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में एक ही नदी है, सेई नदी। राजस्थान के झेबर झील की पहाड़ी को मेवाड़ की पहाड़ी भी कहते हैं। तो राजस्थान में जो झेबर झील है उसकी पहाड़ी को मेवाड़ की पहाड़ी कहते हैं। मेवाड़ जिसका संबंध किससे है? तो राणा सांगा से है। राणा सांगा से है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी के उदयपुर के झेबर झील, जिसे मेवाड़ की पहाड़ी कहते हैं, वहाँ से यह निकला और यह निकल के अरब सागर के खंभात की खाड़ी में जाके गिर गया। इसके बाएं तरफ की सहायक नदी है हाथमती नदी और कतराक नदी। हाथमती, कतराक और वकाल। याद रखेंगे, वकाल यहीं पे है, वकाल। जबकि दाहिने तरफ की नदी कौन है सहायक नदी? तो एक ही है, सेई नदी। सेई नदी याद रखेंगे। एक बात याद रखेंगे कि मुल्ताई की ऊंचाई 722 मीटर है। तो मुल्ताई की ऊंचाई कितनी है? 722 मीटर। और ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से गुजर जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार नर्मदा भ्रंश घाटी बनाती है, उसी प्रकार ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से गुजरती है, अर्थात यह भी एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अब हम लोग अरब सागर में गिरने वाली छोटी छोटी नदियों के बारे में देखें, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाली नदियों के बारे में देखें, जिसमें सबसे पहला नदी है लूनी नदी। हम लोग इसे उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदियां हैं उसके बारे में देखते जा रहे हैं। तो सबसे पहला है लूनी नदी। कौन है लूनी नदी? लूनी नदी जो है गुजरात और राजस्थान के पास स्थित अरावली पर्वत श्रेणी से अजमेर के निकट नाग पहाड़ से निकलती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि यह जो लूनी नदी है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी गुजरात और राजस्थान के पास स्थित अरावली पर्वत श्रेणी से अजमेर के निकट नाग पहाड़ से निकलती है। लूनी नदी राजस्थान के सांभर झील में मिलती है और अरब सागर में गिरने से पहले यह गुजरात में स्थित कच्छ की रण में गायब हो जाती है। इम्पॉर्टेंट है। तो लूनी नदी गुजरात और राजस्थान के पास स्थित अरावली पर्वत श्रेणी के अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से निकलती है। किससे? नाग पहाड़ी से। और लूनी नदी राजस्थान के सांभर झील में जाकर मिल जाती है और अरब सागर में गिरने से पहले यह गुजरात में स्थित कच्छ के रण में जाके
गायब हो जाती है कच्छ के रण में। लूनी नदी की मुख्य नदी द्रोणी कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो लूनी नदी की मुख्य द्रोणी है कौन? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इंपॉर्टेंट है। अब है कि माही नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस माही नदी के बारे में। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी, जिसे विंध्य पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, तो उस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के धार जिले में मेहत झील के आमझौन से निकलती है। तो याद रखेंगे कि यह जो माही नदी है विंध्याचल पहाड़ी धार जिले के अमझोरा में स्थित विंध्याचल पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है। कहाँ पे? धार जिले के अमझोरा के विंध्याचल पहाड़ी में मेहद झील से निकलती है, मेहद झील से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है कर्क रेखा को? 2 बार। माही नदी राजस्थान के बाद गुजरात में बहकर अरब सागर में गिर जाती है। तो यह जो माही नदी है राजस्थान के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और उसके बाद अरब के सागर में गिर जाती है, अर्थात खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखेंगे कि माही नदी राजस्थान के गुजरात से बहकर अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगली नदी है मांडवी नदी। कौन है? मांडवी नदी। अगली नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है। मांडवी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के भीमगढ़ से, और कर्नाटक से गोवा होते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। तो मांडवी नदी कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है और कर्नाटक से गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। एक बात याद रखेंगे, गोवा की राजधानी जो पणजी है इसी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो गोवा के राजधानी पणजी इसी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है जुआरी नदी। इसके बाद कौन है? जुआरी नदी। जुआरी नदी गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। बेसिकली यह जुआरी नदी गोवा की नदी है, यह गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद शरावती नदी। कौन है? उसके बाद है शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। तो शरावती नदी कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। शरावती नदी पर 253 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, वह कर्नाटक में है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखेंगे। तो गिरने के हिसाब से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वह है शरावती। जबकि कर्नाटक का कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर गिरने के मामले में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है? तो गरसोप्पा जलप्रपात है इसी शरावती नदी पर। तो शरावती नदी कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। शरावती नदी पर 253 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात कहते हैं, वह कर्नाटक में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाए तो वह कर्नाटक का कुचिकल जलप्रपात है। तो कर्नाटक का कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद है गंगावली। इसके बाद है गंगावली नदी। यह गंगावली नदी कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। तो गंगावली नदी कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद है पेरियार नदी। इंपॉर्टेंट रिवर है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी के बारे में बात की जाए तो यह केरल की नदी है। पेरियार नदी केरल की नदी है और यह केरल से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो पेरियार नदी है वह केरल की नदी है और केरल से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध परियोजना है और इडुक्की जल परियोजना है, जिसका लाभ केवल केरल राज्य को है। तो पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध परियोजना और इडुक्की जल परियोजना है, जिसका लाभ केवल केरल को है। उसके बाद है भरतपुछा नदी। भरतपुछा नदी, तो भरतपुछा नदी अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन है? तो भरतपुछा नदी। और जबकि अरब सागर में गिरने वाली सबसे उत्तरी नदी कौन है?
तो लूनी है। अब है पेन्नार नदी। कौन है? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी के बीच बहुत छोटी नदी है। पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पेन्नार नदी जो है कृष्णा और कावेरी के बीच एक बहुत छोटी नदी है और यह पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस पेन्नार नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है पापहनी और दूसरे का नाम है चित्रावती। तो पापहनी और चित्रावती ये पेन्नार की दो सहायक नदियां हैं। इसके बाद है वैगई नदी। तो वैगई नदी पश्चिमी घाट के निकट तमिलनाडु के बरसानाड पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो वैगई नदी पश्चिमी घाट के निकट तमिलनाडु के वर्सानाड पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से? वर्सानाड। और तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन? कुमम, वर्सानाड, सरीलियार, तेबियार, वराह और मंगलार। तो वैगई नदी की सहायक नदियां हैं कुमुम, वर्सानाड, सरीलियार, तेबियार, वराह और मंगलार। इसके बाद है ताम्रपर्णी नदी। तो ताम्रपर्णी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली और फिर बंगाल की गिरने वाली नदियों में सबसे दक्षिणी नदी है। अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे दक्षिण की नदी कौन है? तो ताम्रपर्णी नदी है। इम्पॉर्टेंट है। यह नदी तमिलनाडु से निकलकर तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। तो तमिलनाडु में से निकलती है ताम्रपर्णी नदी और फिर मन्नार की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसके बाद है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा तट को पार करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा के तट को पार करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बात याद रखेंगे कि जो जमशेदपुर शहर है वह स्वर्ण रेखा नदी के निकट है। जमशेदपुर अर्थात टाटा शहर झारखंड का, यह इसी स्वर्ण रेखा नदी के निकट है। स्वर्ण रेखा नदी में कोई भी मछली नहीं पाई जाती क्योंकि यह जमशेदपुर के कारखानों से बहुत ही प्रदूषित है। तो इस स्वर्ण रेखा नदी में एक भी प्रकार की मछलियां नहीं पाई जाती क्योंकि यह नदी जमशेदपुर के कारखानों के प्रदूषण से काफ़ी क्या है? तो प्रदूषित नदी है। इसके बाद है वैतरणी नदी। कौन है? वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी की बात की जाए तो वैतरणी नदी उड़ीसा की तटीय भागों में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह वैतरणी महानदी की एक सहायक नदी है। तो वैतरणी नदी उड़ीसा की तटीय भागों में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यह महानदी की एक सहायक नदी है। इसके बाद है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी दो नदियां, एक शंख और दूसरा दक्षिणी कोयल, इनसे मिलती है और झारखंड से निकलती है और उड़ीसा में राउरकेला के निकट जाकर मिल जाती है। यह महानदी की एक सहायक नदी है। तो जो ब्राह्मणी नदी है यह दो नदियों, एक शंख और दक्षिणी कोयल, उनसे मिलकर बना होता है जो कि झारखंड से आती हैं और उड़ीसा में राउरकेला के निकट ये ब्राह्मणी नदी अर्थात शंख और कोयल मिलकर ब्राह्मणी नदी का निर्माण करते हैं और यह ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थे हमारे नदियाँ जितने सारे। अब हम लोग देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखें प्रायद्वीपीय नदियों को जो कि अरब सागर में गिरती हैं अर्थात खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों में देखा जाए तो सबसे उत्तर में है लूनी नदी। लूनी नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। उसके बाद साबरमती, उसके बाद माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावली, पेरियार और अंतिम में है सबसे दक्षिण में भरतपुछा। तो सबसे उत्तर में है लूनी नदी
और सबसे दक्षिण में है भरतपुछा नदी। जबकि हिमालय नदियों में केवल एक ही नदी है, सिंधु नदी तंत्र, जो कि अरब सागर में गिरती है। तो हिमालय नदियों में सिंधु नदी तंत्र है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और साथ ही साथ सिंधु नदी, ये सभी कहाँ पे गिरती हैं? तो अरब सागर में एकमात्र हिमालय नदियाँ हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन हैं? तो सबसे पहले देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जिसमें सबसे उत्तर में है गोदावरी नदी। कौन है? गोदावरी नदी। और सबसे दक्षिण में है ताम्रपर्णी। सबसे उत्तर में गोदावरी और सबसे दक्षिण में ताम्रपर्णी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम लोग देखेंगे तो गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा, दामोदर, पेनार, वैतरणी, ब्राह्मणी, वैगई और ताम्रपर्णी। तो ये सभी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। जबकि हिमालय नदियां कौन कौन हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये सभी हिमालय नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखेंगे इन नदियों से संबंधित, और इसके बाद यह नदियों का जो सफ़र है अर्थात भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, वह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को लेकर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। मयूराक्षी जल परियोजना किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर है। महाराष्ट्र में मयूराक्षी जल परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। गिरना नदी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गिरना नदी पर है। तो गिरना नदी बांध परियोजना गिरना नदी पर है। जवाहर सागर और गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। ये सभी हम लोग जो नदी बांध परियोजना वाला जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। तो यह जो ब्यास नदी है वह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम नदी पर शिकारा अर्थात बजरे चलाए जाते हैं। तो झेलम नदी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो पोरस और सिकंदर के बीच। तो झेलम नदी पर शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में करनाली या फिर कौरियाला नदी भी कहते हैं। तो घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? करनाली या फिर कौरियाला नदी। शारदा नदी, काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। यह कुमाऊं हिमालय के उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से निकलती है और इस मिलाम हिमनद को काला पानी कहते हैं। तो जो शारदा नदी है, काली गंगा अर्थात शारदा नदी, यह कुमाऊं हिमालय के उत्तराखंड के मिलाम हिमनद जिसे काला पानी कहते हैं तो वहाँ से निकलती है। घाघरा नदी शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। तो इम्पॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है शीश पानी नामक गहरे गड्ढे का निर्माण करती है? तो घाघरा नदी। घाघरा नदी शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। शारदा अर्थात काली गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं सरमा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया। तो शारदा अर्थात काली गंगा की भी सहायक नदियां हैं। कौन कौन? सरमा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम, और मैदानी भाग में इसे नारायणी के नाम से जानते हैं। चूँकि गंडक में गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं इसीलिए इसे शालिग्राम कहा जाता है। तो गंडक में गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं इसीलिए शालिग्राम कहा जाता है किसे? गंडक नदी को। अब है कि कोसी अर्थात सप्त कोसी की मुख्य सहायक नदी कौन कौन है? और उन कोसी को तिब्बत में पंगचू कहते हैं। तो जो कोसी की सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी कौन है? अरुण कोसी। तो उसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? पंगचू।
तिब्बत में उसे पंगचू कहा जाता है। कोसी नदी गंगा से खगड़िया में कारागोला के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। तो कोसी नदी गंगा से खगड़िया में कारागोला के दक्षिण पश्चिम में मिलती है, इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। तो बेतवा नदी ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। माही नदी जिसकी लंबाई कितनी है तो 585 किलोमीटर। तो माही नदी जिसकी लंबाई है 585 किलोमीटर, इसी पर बजाज सागर बांध जिसे बसवाड़ा बांध भी कहा जाता है तो वह बनाया गया है। तो माही नदी जिसकी लंबाई है 585 किलोमीटर, तो इस पर बसवाड़ा बांध या फिर बजाज सागर बांध बनाया गया है। लूनी नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। तो लूनी नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं जोवाई, सुकरी और जोजारी। तो लूनी की सहायक नदियां कौन कौन है? जोवाई, सुकरी और जोजारी। और एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो अंतर्वाही है। अंतर्वाही का मतलब क्या है कि ज़मीन के अंदर अंदर भी यह बहता है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। इसकी बात है कि माही नदी की एकमात्र सहायक नदी है सोम। तो माही नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन है? सोम, जो माही नदी में बेनेश्वर के समीप मिलता है। कहाँ पे? बेनेश्वर के समीप मिलता है। और इसका उद्गम कहाँ पे होता है? इस सोम नदी का उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान से। उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान से। और इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन? तो जोखिम, गोमती और सारनी। तो जोखिम, गोमती और सारनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सोम नदी की सहायक नदियां हैं। और यह सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी की। और सोम नदी माही नदी में कहाँ मिलता है? बेनेश्वर के समीप मिलता है। और इसका जो है उद्गम उदयपुर जिले के बीछा मेंढा नामक स्थान से होता है। बीछा मेंढा। बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन? बेडच कोठारी, मानसी खोरी और मोरेल। तो बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं कौन? बेडच कोठारी, मानसी खोरी और मोरेल। बाण गंगा नदी पर जमरावरागढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि बाण गंगा नदी पर जमवारागढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बैगई नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 288 किलोमीटर। तमिलनाडु के मदुराई के समीप पश्चिमी घाट के कंडम मणिक्यन्यूर से निकलती है। तो बैगई नदी कहाँ पे निकलती है? बैगई नदी की लंबाई 288 किलोमीटर है और यह पश्चिमी घाट के कंडन मणिक्यन्यूर से मदुराई के समीप से निकलती है। उमियम नदी जो कहाँ के है? तो मेघालय की एक झील है जो बहुत छोटी नदी है। तो वास्तव में यह एक झील है जिसे नदी की भी श्रेणी दी गई है। कहाँ पे है? मेघालय में, जो बहुत छोटी नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी दक्षिणी टोंस जिसकी लंबाई कितनी है? 265 किलोमीटर। यह कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से निकलकर सिरसा के समीप गंगा नदी में मिलती है और इसी पर बिहार जलप्रपात भी स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है कि जमुना की एक जो सहायक नदी है दक्षिणी टोंस, वह कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से निकल के सिरसा के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है। और इसी पर कौन सा जलप्रपात है? तो बिहार जलप्रपात है। पेन्नार नदी जिसकी लंबाई है 970 किलोमीटर। पेन्नार नदी जिसकी लंबाई है 970 किलोमीटर कर्नाटक के नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? यह नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पे? कर्नाटक से, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 970 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर बहती है और 84 गढ़ अर्थात चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसी नदी पर चूलिया जलप्रपात है। कौन? चूलिया जलप्रपात है।
तो इम्पॉर्टेंट है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है और यह 84गढ़ अर्थात चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और इसी नदी पर चुलिया जलप्रपात है। अब है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। और यह गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मैदान से होता है। तो गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। सोन नदी और जमुना नदी के बीच का जल विभाजन कैमूर की पहाड़ियों के द्वारा होता है। तो सोन नदी और जमुना नदी के बीच का जो जल का विभाजन होता है यह किसके द्वारा होता है? तो कैमूर की पहाड़ियों के द्वारा। गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है कानपुर। तो गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और इसके किनारे बसने वाला सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कानपुर है। मानसरोवर अर्थात तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली कौन कौन नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध। ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली कौन कौन नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध। सिंध नदी जो है कहाँ कहाँ बहती है? तो चीन के तिब्बत में, फिर भारत में, फिर पाकिस्तान में। तो चीन के तिब्बत में, भारत में और फिर पाकिस्तान में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो चीन के तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। चीन के तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। जबकि गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश में। कृष्णा नदी जल विवाद जो है, जल के बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच तो कृष्णा नदी जल विवाद अर्थात जल बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 ईस्वी से क्या है? कृष्णा नदी का विवाद चल रहा है 1957 ईस्वी से। अब है कि लूनी नदी जो है इसे लवणीय नदी भी कहते हैं, साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो लूनी नदी को साल्ट रिवर या लवणीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी या फिर जिसे काली गंगा कहते हैं या शारदा नदी भी कहते हैं, यह पूर्व की ओर भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि काली नदी नेपाल और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है, याद रखेंगे। अब है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। जो इन दोनों स्थानों के सीमा रेखा का निर्धारण करती है। गोदावरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र कौन है? सो 7 राज्य। गोदावरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र कौन कौन है? 7 राज्य। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो गोदावरी नदी के 7 जल ग्रहण क्षेत्र हैं, 7 राज्य। कौन कौन? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। बंसधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। तो बंसधारा नदी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले से, जो गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यह किसके किसके बीच बहती है? गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का घटता क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद कावेरी और फिर ताप्ती। तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती ये सभी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में हैं। 16 सितंबर 2015 ईस्वी को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
तो 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियां, एक गोदावरी और दूसरा कृष्णा, तो उन्हें जोड़ने का कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पेलावरम जिले के पेलाबुरम नहर के द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी का क्या हो गया, तो पहुंचा दिया गया। तो याद रखेंगे कि इसमें एक लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दो बड़ी नदियों गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पेलावरम जिले के पेलावरम शहर के द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। कहां पर? विजयवाड़ा तक पहुंचाया गया। किसके जरिए? तो कृष्णा पेलावरम नहर के द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। और यह पेलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा एवं गुंटूर जिले में पानी की कमी का क्या कर रहेगा कि कमी की सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का काम किया गया, जिसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पेलावरम जिले के पेलावरम नामक नहर के द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। और यह पेलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा एवं गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी होगा। अब हम लोग थोड़ा एस्चुअरी और डेल्टा में अंतर समझ लें। एस्चुअरी अर्थात ज्वार नदमुख और डेल्टा के बारे में हम लोग थोड़ा सा अंतर समझ लें। यह जो ज्वार नदमुख है अर्थात एस्चुअरी है, यह सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वैसा क्षेत्र है जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के ताजे पानी के खारे पानी के साथ जाकर मिल जाता है। तो याद रखेंगे सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे का पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ जाकर मिल जाता है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। अभी हमने बताया नर्मदा, ताप्ती और मांडवी क्या बनाते हैं, तो ये तीनों एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह पर नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है और यही त्रिभुजाकार क्षेत्र डेल्टा कहा जाता है। तो नदी जहां महासागर में मिलती है उस जगह पर नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है और इन्हीं धाराओं और यही त्रिभुजाकार क्षेत्र क्या कहलाता है, तो डेल्टा कहा जाता है। यह डेल्टा उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। यह जो डेल्टा होती है उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। अब कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाते हैं, तो उसका कुछ एग्जाम्पल है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब कुछ अंतिम इम्पॉर्टेंट टर्म है कि भारत का जो लेह शहर है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह एग्जाम में पूछ लिया गया था कि भारत का लेह शहर कहाँ है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। झेलम नदी 470 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है। तो झेलम नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है। तो झेलम नदी
170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है। हरिके में देश की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर बहती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो 470 किलोमीटर। तो हरिके से देश की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर बहती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलुज नदी से चिनाब नदी से मिलती है, तब ये चिनाब नदी से मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है, और सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ एक होकर आगे बढ़ती है। पंचनद का मतलब ही होता है 5 नदियों का समूह। तो पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलुज नदी चिनाब से मिलती है, तब ये चिनाब नदी से मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करता है। पंचनद अर्थात 5 नदियों का संगम का निर्माण करता है, और सिंधु नदी में मिलने से पहले ये 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ एक साथ आगे बढ़ती हैं। कैसा? एक साथ। इसके बाद है कि घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। तो घाघरा को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से। बेतवा जो कि उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, और प्रसिद्ध बौद्ध स्थान सांची इसी के किनारे स्थित है, जहाँ 3री शताब्दी में अशोक ने एक बहुत विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे, घाघरा जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, और यहीं पर इसी घाघरा नदी के किनारे प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सांची इसी के किनारे बनवाया था। क्या नाम बनाया था? सांची। सांची का स्तूप काफ़ी फेमस है, जहाँ 3री शताब्दी में अशोक ने क्या बनवाया था? सांची में बौद्ध स्तूप बनवाया था। कोसी नदी मार्ग बदलते रहती है, इसी कारण यह बिहार में बाढ़ लाकर तबाही मचाती रहती है, और इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कोसी नदी है अर्थात सप्त कोसी है, अपना मार्ग बदलने में काफ़ी माहिर है, मार्ग बदलते रहती है, और इसी कारण यह बिहार में बाढ़ लाकर तबाही मचाती रहती है, और इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, बिहार का शोक किसे? तो महादेव मंदिर को। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। दामोदर नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप, और काफ़ी प्रदूषित होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दामोदर नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप, और काफ़ी प्रदूषित होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी के संगम पर है, अर्थात गोदावरी और कृष्णा नदी भारत के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, और सबसे पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखेंगे। अब यहाँ पे है भारत का नक्शा, इसके द्वारा भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पाकिस्तान का बहावलपुर, यहाँ पे 5 नदियाँ मिल रहे हैं। ये हो गया हमारा सिंधु नदी, जो कि भारत के बाहर से आ रहा है। ये है हमारा चिनाब नदी, ये है झेलम नदी, ये चिनाब है। उसके बाद यह है ब्यास नदी, और यह है सिंधु नदी। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो इस चित्र को भी एक बार आप लोग देख लेंगे गौर से, कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये तो था हमारा भारत की नदियाँ, भारत का जो अपवाह तंत्र है। बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। भारत का अगर ज्योग्राफी में इससे प्रश्न ना आए तो फिर बेईमानी होगी। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे दबा दें। एक चीज़ याद रखेंगे, इसे या चूँकि लंबा वीडियो है तो इसे पार्ट वाइज भी आप लोग देख सकते हैं, 1-1 घंटा करके भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में भी समझाया गया है चित्र के माध्यम से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे कुछ और फैक्ट को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।